हो गए 7 पॉइंट्स लर्न सकता। हो गए हाँ जी। सुनो आप इस बात बताओ 7 पॉइंट्स। हंसना नहीं है बेटा, मैं सबसे पूछूंगा। नहीं हुए लर्न, आप बताओ। ट्रस्ट, दूसरा फैमिली सेटलमेंट, तीसरा मैरिज अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और फिर असाइनमेंट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। स्टॉपल जैसे कहा। हाँ जी हाँ जी आप बताओ। सर ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग का फैमिली है। चलो ठीक है, जितना देखो याद करने जब आपको बोला है ना तो याद कर लिया करो बेटा, बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि घर में कितनी कंसंट्रेशन से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन पेरेंट्स इसीलिए आपको चाहते हैं कि आप जल्दी से बन जाएं। और सर ने सारी कैलकुलेशन बताई होगी है ना, जितना लेट करते हैं हमारा उतना नुकसान होता है। हाँ एक अटेम्प्ट डिले होना, ये तो मैं बनिया हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ मैं ये मैंने भी नहीं सोचा था कि 6 लाख का नुकसान करे। बाप रे, ये तो बहुत सही बात बोली है उन्होंने कि 6 महीना अगर आप लेट हो गए तो 6 लाख का नुकसान खड़े खड़े। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, तो जितना जल्दी पढ़ोगे उतना नुकसान भी कम है। और अकाउंट्स का तो रूल है, सेविंग ऑफ एक्सपेंडिचर इटसेल्फ एन इनकम, और लॉसिंग व्हाट यू कैन अर्न इटसेल्फ अ लॉस। अगर आप कुछ भी लूज कर रहे हो जो आप अर्न कर सकते हो तो वो आपका लॉस ही तो हो गया। तो इसलिए बी केयरफुल, याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जल्दी से करते हैं। वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये हमने पढ़ा जब स्टार्टिंग में की कि भैया कंसिडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यही पढ़ते आ रहे हैं कि कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। वो एग्रीमेंट तो बन सकता है, लेकिन एग्रीमेंट में जैसे ही कंसिडरेशन जोड़ता है तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ केसेस ऐसे बन जाते हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं है, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या करें बताओ, मुझसे पूछो। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, वो एक क्लेमेंट स्टाइल में बोला है कि बिना कंसिडरेशन के कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है जी, एग्रीमेंट तो बनेगा ही तब कि जब वो कंसिडरेशन के साथ जुड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शी इज राइट। हाँ जी बेटा, अब आप देखो कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। में बार बार वर्ड यूज कर रहा था। पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना पेरेंट्स के बीच और बच्चों के बीच, और पेरेंट्स उनसे कुछ भी प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन नहीं मांग रहे, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। गिफ्ट डीड के थ्रू जो भी एग्रीमेंट जाते हैं वो पूरे परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते जी कंसिडरेशन नहीं है तो नहीं बनेगा। बिना कंसिडरेशन के वहां पर कलर। तो फर्स्ट लिख लीजिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल वर्ड डाला है उन्होंने, ध्यान रखिएगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस बताएंगे। क्या कह रहा है? इट मस्ट बी, पहले सुन लो बाद में नोट करना। इट मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये ऑब्वियसली कहता है ये तो होना ही चाहिए।
आप ये प्रूफ कर पाओ कि हाँ भाई ये मेरा नेचुरल लव होता है, बाय नेचर जो मिल रहा है। ऐसे ही नहीं कि आपके फादर ने आपके दोस्त को प्रॉपर्टी दे दी बिना कंसिडरेशन के कि आज से तू ही मेरा बेटा। वो कहेंगे वहां नेचुरल लव कहां से आया? नेचुरल लव तो आपका और आपके फादर का ही कहलाएगा ना, पड़ोसी का नहीं कहलाएगा। इसलिए नेचुरल वर्ड बोल रहा हूं मैं। इन चीजों को ध्यान रखो, जो एग्जाम्पल दिया गया इसीलिए दिया है और बड़ा सटीक बैठता है। बच्चे पूछते हैं कि मेरा दोस्त रोज आना आता जाता था, मेरे फादर की उसके साथ भी अटैचमेंट हो गई, तो भैया फिर तो सब यही सिद्ध करते रहेंगे कोर्ट के अंदर, मैं रोज आता था जी इसलिए सेटल हमारी हो गई ना। नेचुरल लव एंड अफेक्शन वहां पर आप सिद्ध करेंगे। मतलब सिर्फ फ्री में ऐसे किसी भी दे सकते हैं? हाँ बेटा, फ्री में ऐसे नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकते। पर सर गिफ्ट के फॉर्म में तो दे देते हैं। मैंने कहा था किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन कंसिडरेशन तो जरूरी है। सर गिफ्ट के उस पे भी तो हाँ दे, कंसिडरेशन बिल्कुल। लेकिन अगर आप आ रहे हैं ना और भी कंडीशन की, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है तो फिर उसके हिसाब से फिर आप चलेंगे ना। एकदम से क्या कि ऐसा क्या कर दिया कि पूरा फ्री में दे दिया। नेचुरल मतलब इधर ब्लड रिलेशन हो गया ना। हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ में ब्लड रिलेशन नहीं होता। एडॉप्टेड चाइल्ड में भी ब्लड रिलेशन नहीं होता। रिलेशन होना चाहिए। हाँ एडॉप्टेड चाइल्ड में भी नहीं होता ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ब्लड रिलेशन इसलिए मैंने वर्ड यूज ही नहीं किया, क्योंकि फिर आप एडॉप्टेड चाइल्ड में फंस जाएगा बेचारा, हो जाएगा जी हाँ मेरे को कैसे फिर प्रॉपर्टी नहीं दोगे आप। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। आप अगर नियर रिलेशनशिप शो कर देते हैं तो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि मेरी आंटी ने मुझे अपनी बेसमेंट दी, लेकिन उन्होंने बदले में एक कंसिडरेशन लिया, बहुत नॉमिनल सा लिया, तब भी उसके बावजूद भी मुझे एसडीएम ने बुला लिया, मेरा इंटरव्यू लिया उसने, ऐसे कैसे ये वो फलाना दिखाना, आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी का इतना सस्ता कैसे ले लिया। मुझे कन्विंस करना पड़ा। मैंने कहा ना कन्विंस, अगर आप कन्विंस कर लेते हो तो सब कुछ ठीक है। हाँ बेटा, कंडीशंस, हाँ वो लिख तो रहा है। हाँ सेक्शन तो मैंने आपको पहले कहा, जहां मेंशन है वो करना पड़ेगा। अभी कंडीशन डिस्कस कर लो, सेक्शंस तो अपने आप सारे याद होने शुरू हो जाएंगे। अभी आपके साथ जब चलेगी ना रेगुलर प्रैक्टिस, अभी मैं आपका टेस्ट लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के सारे सेक्शंस उसमें जो बुक ने बोले सब याद कराएंगे। मैं उनको स्पेसिफिकली पूछूंगा, आपको अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड क्या कह रहा है? मस्ट बी इन राइटिंग, वर्बली ना करें, राइटिंग में करें। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। रजिस्टर्ड नहीं किया तो एक्चुअली बेटा कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए लगाए, फिर गिफ्ट डीडी बनती चली जाएंगी हर जगह। सरकार को जो मिलना चाहिए ना एक टैक्स, वो मिलेगा ही नहीं, फिर तो हर कोई यही करता रहेगा। ड्राइंग्स कब कहलाता है? पर्सनल यूज ऑफ द ओनर। अब आप कहो जी मैंने तो दोस्त को फ्री में ही दे दिया, वहां पर आपको उससे कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई कैसे दे दिया, फ्री क्यों दे दिया, जीएसटी बचा रहे हो आप। गिफ्ट पे उसकी एक अमाउंट है, इतने अमाउंट तक से ज्यादा गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। कितना अमाउंट है सर? कुछ है 50,000 और 2 लाख का कुछ एक आपस में कॉम्बिनेशन है। एक पर्सन एक बार में 50,000 से और टोटल 2 लाख एक साल गिफ्ट्स को लेकर कुछ, वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, अदरवाइज उससे ऊपर का फिर उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी। तो कहता है अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ भी बोल रहा है, टू ईच अदर इज इनफोर्सिबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। और जब थोड़ा सा अलग मैटर चला गया, जो आपके क्वेश्चन है, दिमाग में क्वेरी है, तो फिर वो मैटर आ जाते हैं कन्विंसिंग के ऊपर, और उसमें डिसीजन सारा कोर्ट का होता है। आपने कर दिया, आप कन्विंस कर गए कोर्ट को तो एग्रीड, नहीं कर गए तो कैंसिल।
लेकिन जहां पर नेचुरल अफेक्शन है वहां तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट पहले ही डिसीजन दे दिया। ठीक है, मैंने बोला कॉन्ट्रेरी अगर कुछ भी जाएगा तो फिर वो कोर्ट की जजमेंट के ऊपर है। और हमने आपको बताया कि कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट ऐसी होती है कि बड़ा लगता है कि ऐसे कैसे, लेकिन जजमेंट है तो जजमेंट है, आपका ऐसा कैसे का क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है जी, सेकंड लिखें, उसको कभी नहीं गलत माना जाता। जज की जजमेंट कभी गलत नहीं मानी जाती। जज ने जो बोला दैट इज फुल एंड फाइनल। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो लोअर कोर्ट से आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। वंस सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो ऑर्डर दे दिया दैट इज द फाइनल जजमेंट। आपको जितनी मर्जी गलत लग रही हो, सारे केस हाई कोर्ट में हो जाते हैं मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बार बोल दिया दैट इज फाइनल। अब आपको चाहे गलत लगे चाहे सही लगे, बहुत सारे मैटर्स में आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, लेकिन सबको लग भी रहा पता नहीं चल रहा है कि जज झूठ बोल रहा था। नहीं ऐसे नहीं करता, जज को तो सारी ऐसे होता ही नहीं। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप कह रहे हो कि मेरे को तो पता चल रहा है कि जज साहब आप गलत लिखवा रहे हो। ऐसे नहीं होता ना। सर वो अपना पैटर्न नहीं होता। यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते ना कि जज साहब झूठ बोल रहे हाँ, मतलब नहीं बनता, कंटेम्प्ट टू कोर्ट लग जाएगा। और जज से तो आप बहस भी नहीं कर सकते बेटा, जज साहब से तो आप बहस भी नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट का एक टाइम होता है, उस वक्त आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, हर वक्त नहीं। वो एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करें। गलत क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है, ये पूछना ही नहीं चाहिए। अभी आप बहुत छोटे हो, आपके दिमाग में क्वेरी आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, बट मैंने आपको पहले भी कहा है इतना ज्यादा गलत नहीं सोचना। जब इतना ज्यादा गलत सोचने लग जाओगे तो फिर तो आप हर जगह गलत ही सोचने लग जाओगे। मैं हर बार आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अप टू एक लिमिट तक जाओ, उससे ज्यादा। अगर आप बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालेंगे तो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे। आप ये पानी पी रहे हो, पानी भी नहीं पी पाओगे अगर बाल की खाल निकालोगे। अभी आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ की खाल निकाल रहे हो, इसका मतलब आप क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप जिस चीज में एंटर करोगे उसकी खाल निकालोगे ना, तो खाने की खाल निकालो एक बार और फिर खाकर दिखा दो। खाने की खाल निकालने का मतलब है कि खाने के सारे कंटेंट्स को पढ़ो, इसमें क्या है क्या नहीं, कितना खाना चाहिए। पता चला कि अरे 10 ग्राम नमक खाना था, अरे इसमें 11 ग्राम भाग गया, ये खाने लायक नहीं है। इस खाने से फैट बढ़ता है, इस खाने से ये होता है, इस खाने से ये होता है। तो बाल की खाल निकालने को इसलिए कहते हैं कि इतना ज्यादा खाले मत निकालो कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ, फिर तो आप सोचते रहोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखें, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, बैड डेट्स रिकवर, है ना? उसमें भी तो यही होता था। कॉम्पनसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है मैंने, एकदम मोटा मोटा, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो बैड डेट रिकॉर्ड से एकदम से क्लिक कर गया कि हाँ बैड डेट रिकॉर्ड में यही होता था, है ना, कि नोबडी कैन क्लेम क्या है, कैसा आ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कह सकता कि कैसे आ गया जी पैसा आपके पास, तो दिख तो रहा नहीं है आपके अकाउंट्स में, तो आप दिखाओगे कि जो बैड डेट रिकॉर्ड है, मैं ये सर्विसेज पहले दे चुका था, पैसा आज मिल रहा है, तो वैलिड है, ये वैलिड है, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा उसके। तो देखो क्या कह रहा है, A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser। ये हमने आपको बताया था अकाउंट्स की भाषा में, यहां पर वो लॉ की भाषा में बता रहा है। आपने कुछ किया वॉलंटरली, आपने यहां पर कुछ किया वॉलंटरली। Done something for the promiser is enforceable under section 25(2) in order that a promise to pay for the past voluntary services be binding the following essential factors। आपने वॉलंटरली कुछ किया उसके लिए, उस वक्त उसने कहा कि ठीक है हो गया। जैसे कई बार होता है हमारे पास पैसे नहीं होते, अब पैसे नहीं होते तो हम क्या कह सकते हैं कि बाद में दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं,
हमने कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा, पीछे एग्जांपल पढ़ा कि नौकर ढूंढ कर ले आया मालिक के बेटे को। उस वक्त तो उसने अनाउंसमेंट की थी कि मैं दूंगा, लेकिन वो उसकी नोटिस में नहीं था, तो उस वक्त आ गया कि आप केस नहीं कर सकते, है ना। 1 साल बाद मालिक को लगा कि यार मेरे नौकर ने तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया था, मुझे उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए था, जबरदस्ती मैंने कोर्ट में मना कर दिया। पास्ट वॉलंटरी सर्विस। लेकिन यहाँ पर वो कुछ टर्म्स बता रहा है कि कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या कह रहा है? द सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली। सेकेंड, द सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। वही था ना, मालिक वहां पर प्रोमिसर था। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वर रेंडर्ड। बच्चा ढूंढ के लाया, वहां पर मौजूद था फादर। द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रोमिस। सी, प्रोमिसर की अब इंटेंशन है उसको कॉम्पनसेट करने, तो यहां पर वो सटीक एग्जाम्पल बैठ रहा है बिल्कुल। कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। सेकंड हो गया, क्लियर सबको? यस सर। थर्ड, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। यहां तो बैटेड रिकवर्ड पूरा ही बैठ गया एक तरीके से, है ना। बात डेट्स की हो रही है, लेकिन यहां पर बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट कह रहा है वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइनिंग बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट is made to pay a debt barred by limitation, it is valid without consideration। ऐसा एग्जांपल दे चुके हैं, बताओ कौन सा था? पीछे हम पढ़ चुके हैं, लिमिटेशन एक्ट। देखो ये लिंक्स बनाकर रखने हैं। 3 साल तक पेमेंट ही नहीं मांग रहे हो आप, तो लिमिटेशन एक्ट में क्या आया था? अब आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये इसीलिए समझा रहे हैं आपको, ये लिंक्स बनाने हैं आपको, मजा आएगा फिर आप जब एक बार लिंक्स बनाना शुरू कर देंगे तो। टाइम बार्ड डेट ही तो था, 3 साल बीत गए, ऑफिशियली यू कैनॉट क्लेम, लेकिन उसका दिल पसीज गया नहीं। मेरी जो अंदर की इनर सोल है वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रही कि मैं पैसा खा जाऊं, मैं तो वापस करूं। होते हैं बहुत सारे लोग, जब किसी को झटका लगता है तो यही होता है ना। एक प्रैक्टिकल बिहेवियर जिसमें बात थोड़ा सा रिलीजियस थॉट्स आ जाते हैं, कर्मा वाले। तो जहां कर्मा वाले थियरी किसी को दिखती है तो पता फटाफट देखता है पुराने, भाई मैंने कहां गलत काम किए। पुराने पाप हरिद्वार में ही नहीं धुलते, जो पुरानी गलती है उनको अगर आप कॉम्पनसेट यही कर दो तो भी तो धुलते हैं। तो वही एग्जाम्पल है। A is indebted to C for ₹60,000 but the debt was time barred by limitation act। देखो वही एग्जांपल है। अब वो सेटल कर रहा है 50,000 में, एग्रीड। जबकि ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके साथ इसका आप कोई लेना देना नहीं है, वहां पर तो खत्म हो चुका मैटर। आप ये मत कहना ये उसके साथ लिंक करेंगे ना, ऑफिशियली इट कैन नॉट बी लिंक विद दैट केस। वो केस तो खत्म हो चुका, मेरे फेवर में आ चुका कि भैया पैसे नहीं देने आपको, लेकिन आज मेरी कॉन्शियस कह रही है कि यार नहीं देना है। मैंने उससे कहा कि बताया कितना दे दूं, 60 के बजाय, उसने कहा 50 दे दो यार, ठीक है। नया कॉन्ट्रैक्ट, मैं उसके बदले में उससे कुछ नहीं मांग रहा, उसके बावजूद भी वो 50,000 में सेटल हो गया। ठीक है जी। फोर्थ लिखो, एजेंसी। क्या कह रहा है यहां पर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185, थोड़ा सा एडवांस में चला गया ये। कहां था 185? एजेंसी में। वो कह रहा है कि एजेंसी का, अब थोड़ा सा इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि जब एजेंसी करेंगे, अभी नोट कर लो कि जब हम आएंगे तो एजेंसी को ये पॉइंट पड़ेंगे। कुछ एक चीजें हैं थोड़ी सी आगे को चलती है तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। पीछे भी एक आया था ना 24 से 30 और 56, किसमें था वो? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। याद नहीं कर रहे हो सारे लोग, फिर तभी कहते हो कि लड़कियां आगे निकल जाती हैं।
लड़कियां पढ़ती है, घर पर टाइम लगाती हैं। कंपटीशन कर रहा हूं मैं दोनों में, लड़कियों को और आगे निकलना है, लड़कों को पीछे छोड़ना है। कंपटीशन करा करो, हेल्दी कंपटीशन आपस में एक दूसरे के साथ। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, कब आ रहा है रिजल्ट आप लोगों का? और चिल मारो, इसकी वजह से तो आपका 1 महीना ये डिले करा दिया उन्होंने। अरे 1 लाख का नुकसान तो यही हो गया। हो गया क्या? नहीं हुआ क्योंकि क्लियर करोगे तो इंटरमीडिएट का एग्जाम तो उसी टाइम पर होगा। अभी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, इंटरमीडिएट के लिए टाइम कम हो गया, 1 महीने का टाइम वहां पर कम हो गया। अब नहीं होगा वो, ये कोरोना का लास्ट इफेक्ट है जो 12th का रिजल्ट अब लेट हो रहा है। इसके बाद मेरे को तो नहीं लगता है ना, सारे हम कितना कूलली बैठे बिना मास्क के, पहले हो सकता था एक मसला। तो एजेंसी वाला पॉइंट अभी हम यही छोड़ रहे हैं, एजेंसी वाला पॉइंट यही छोड़ रहे हैं, सिर्फ इतना पढ़कर आगे कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अगर वैसे एक्चुअल में आप देखें, वो कहते हैं कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। यानी एक कार कंपनी ने अपनी एक एजेंसी तैयार की, मान लीजिए लाजपत नगर में, उसको बोल दिया कि भाई आप कार बेचो, और उन दोनों ने आपस में कोई कंसिडरेशन नहीं रखा, तो वो एजेंसी कहलाएगी, वो इक्वली वैलिड है। हाँ, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ये एजेंसी का अपने आप में एक वो सिस्टम है। कुछ लोग देते हैं एजेंसी पैसे लेकर, और जरूरी नहीं है कि पैसे दे जाए, वो इक्वली वैलिड। कंप्लीटेड गिफ्ट लिख लीजिए, कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट का तो मैंने आपको बताया ही है ना, बर्थडे गिफ्ट मिलता है 50,000 तक मिलेगा, नो प्रॉब्लम। साल भर में 2 लाख तक का कुछ है, मतलब थोड़ा सा मैं एकदम से श्योर शॉट नहीं बोल रहा हूँ, वो टैक्स का मैटर है, तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन दूसरी तरह कोई गिफ्ट का ध्यान रखता भी होगा, कितने लाख होगा? बेटे ध्यान तब रखना पड़ता है, सुनो मेरे बता देता हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, हमारे यहाँ तो 2 लाख का गिफ्ट भी नहीं आता है ना। लेकिन जो बड़े बिग हाउसेज हैं वहां पर तो 2 लाख से नीचे का गिफ्ट नहीं होता भाई। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचना है, तो दिखाते हैं कि 2 लाख तो गिफ्ट आए थे जी, इसलिए 2 लाख को तो छोड़ दो, मैं टैक्स नहीं दूंगा। ये है उनके लिए आता है। हम लोग भी करते हैं। अगर मान लीजिए आप अभी अपना पैन कार्ड इशू करवा लेते हैं और आप अपनी रिटर्न भरना शुरू कर दे, तो उसमें आप गिफ्ट दिखा सकते हो कि मुझे गिफ्ट मिले, मेरे बर्थडे के गिफ्ट मिले, जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मुझे गिफ्ट मिले, फिर वहां पर आपका उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस चीज की बात। फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि गिफ्ट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। गिफ्ट जब मिलता है तो गिफ्ट में क्या है, केक ही तो खिलाते हो। बर्थडे पर ये थोड़ी कहते हो कि गिव एंड टेक करेंगे, आपने गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट क्या कंपलसरी है वहां? वो तो कंपलसरी नहीं है। तो गिफ्ट जब आ रहा है तो उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। लिखो, कह रहा है गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। आ जाओ जी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हेडिंग डाल लो बेलमेंट। तभी डिस्कस करेंगे, फिर लंबा चला जाएगा, मैं टॉपिक पकड़ूंगा, छोटे से मेरे को मजा नहीं आएगा। ये कराएंगे पूरा, ये कराएंगे। इस तरफ इसका पढ़ लो, इतना ही पढ़ते हैं अभी। इससे बेलमेंट जब करेंगे तो पूरा डिटेल में करेंगे। क्या कह रहा है, अभी बुक बंद करने को नहीं कहा, मैंने कहा बेलमेंट का सिर्फ इतना पढ़ लो। पढ़ो, देखो क्या लिखा है, पढ़ लो पढ़ लो।
एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है क्या? बेसिकली हुआ कि किसी एक रीजन की वजह से थोड़े टाइम के लिए आपके पास वो सामान आ गया है या वो प्रॉपर्टी आ गई है किसी एक पर्पस की वजह से, तो वहां पर वो कह रहा है कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। जरूरी नहीं है कि वो सोशल हो, जरूरी नहीं है कि वो सोशल ही हो। आपने अपने एजेंट को चाबी दे दी गोडाउन की, क्या कहना चाह रहा है, जैसे आप एजेंट प्रॉपर्टी डीलर्स हैं तो उसके पास इस वक्त चाबी है, अब वो औरों को दिखा रहा है, तो उसमें कह रहा है एक तरीके से कि हाँ कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सोशल एग्रीमेंट नहीं है, बिजनेस है वहां पर। यहां पर क्या बताना चाह रहा है, मिस्टर ए हैंड ओवर द कीज ऑफ हिज गोडाउन टू मिस्टर वाई एज मिस्टर वाई हैड डिपॉजिटेड हिज गुड्स इन द सेम। Mr. Y gets possession of godown but not the ownership. As soon as Mr. Y lifts his goods from the godown, he is liable to hand over the keys back to Mr. A. वो कह रहा है कि गोडाउन रहेगा A का ही। अब उनके बीच में कुछ इस तरीके की बातचीत नहीं हुई कि रेंट को लेकर या कुछ, जैसे मैंने प्रॉपर्टी डीलर बोल दिया तो प्रॉपर्टी डीलर के पास थोड़े टाइम के लिए वो चाबियां होती हैं, अब उसमें उसने अपना सामान रख दिया, उससे वो कह रहा है थोड़े किसी वजह से पर कुछ रीजन से थोड़े टाइम के लिए आपके पास वो गुड्स हैं, आपके पास वो ऑनरशिप आई है, लेकिन मेन ऑनर नहीं बने। ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े टाइम के लिए आपके पास है, वो है बिल। ठीक है जी। नेक्स्ट इज चैरिटी। चैरिटी तो सभी लोग जानते हैं, है ना, इसमें तो कोई कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है। इसमें ये बड़ा खतरनाक मैटर है, ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। मैंने बताया कि अगर जजमेंट जज जब देता है तो वही फाइनल मानी जाती है। इस मैटर में यही हुआ था। एक्चुअली तो एक बार मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि चैरिटी अपने आप में एक सोशल एग्रीमेंट है, तो सोशल एग्रीमेंट तो कोर्ट में नहीं जा सकते, यहाँ आपको पूछना चाहिए था। बेलमेंट वगैरह तो अभी आपकी एजेंसी और बेलमेंट तो आएंगे, वो तो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैलिड, लीगल, रिटन भी होते हैं, लेकिन चैरिटी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी ने आपको कहा कि मैंने जागरण कराना है, बेटा अभी बैग छोड़ दे, नीचे रख दे, अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको अभी पहला केस भी डिस्कस करना है, यही आज के लिए डिसाइड हुआ था। हाँ, क्यूरी वाला। देखो बेटा, सुनो सुनो, अब क्या हुआ, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद एक्चुअली तो सोशल एग्रीमेंट था, चैरिटी इज द सोशल एग्रीमेंट। उसके बावजूद भी सुन लो, चैरिटी अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो ये हर वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैरिटी आपने बोल दिया तो ये विदाउट कंसिडरेशन कोर्ट में चले जाएंगे। हर वक्त नहीं जा सकते चैरिटी में, फिर बता रहा हूं, हर वक्त नहीं जा सकते। ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का जो केस मैं आपको बता रहा हूं, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर गौरी मोहम्मद ने प्रॉमिस किया केदारनाथ को कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, किस लिए, ये कुछ गेस्ट हाउस टाइप का, जैसे बारात घर या जिसे हम कहते हैं धर्मशाला, या हम कुछ इस तरीके की चीजें बोलते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जब वो बनाने की बात हो रही, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। धर्मशाला सुना है वर्ड आपने, है ना। अगर कोई थोड़े से हिल स्टेशन कह रहा हूँ, रिलीजियस प्लेसेस पर अगर आप गए हो तो हरिद्वार वगैरह, मथुरा वगैरह, तो वहां देखते होंगे कि धर्मशाला बोलते हैं। वो बेसिकली छोटा सा एक लॉज होता है, लेकिन उसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो जो वहां पर लोग आते हैं दर्शन करने, उनके लिए रखे जाते हैं, इसलिए उसका नाम बोला गया धर्मशाला। तो काइंड ऑफ ऐसी एक्टिविटी के लिए गौरी मोहम्मद ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, आई विल पे यू। ऐसे कई लोगों ने प्रॉमिस किया और केदारनाथ ने काम शुरू करा दिया, बिल्डिंग का काम शुरू करा दिया, और गौरी मोहम्मद साहब पीछे हट गया। मैं नहीं करा भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। उसने यही बोला, उसकी तर्ज भी यही थी
कि इट इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग केस अगेंस्ट मी, आप मुझे लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये तो चैरिटी है। लेकिन इस क्वेश्चन ने कुछ एक्सेप्शन भी बना दिया, इसलिए चैरिटी यहां पर आ गया। तो कहते हैं जब जज साहब ने बोला कि जब इसने बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पूछा था, आपने हाँ करा? उसने कहा जी हाँ मैंने बोला। तो जरा ऐसे ही 100 लोगों ने बोला, सबके बोलने के बाद इसने बिल्डिंग का काम स्टार्ट कराया। अब सारे के सारे 100, जैसे एक आप पीछे हट रहे हो, सारे के सारे लोग अगर कहकर पीछे हट जाएं कि ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, हम पैसे नहीं देंगे, तो वो जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट इसने करा दिया, तो ये तो उसमें अकेला फंस जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये लीगली आपके ऊपर बाइंड होगा, ऑल्दो इसके साथ अंदर कोई कंसिडरेशन, इस केस में कहा गया आपको पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रेरी हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था, सोशल एग्रीमेंट का प्योरली कॉन्ट्रेरी हो गया। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या, जज साहब ने बताया कि ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरीके का मैटर था। किसी ने कहा हाँ जी हमें छबील लगानी है, तो जी वो जो पानी के लिए लगाते थे तो काशी में और सिख लोग लगाते रहते, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा जी 500 रुपए। तो वहां पर मेरे केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा। बात है पानी चाहिए, आइस चाहिए, थोड़ा सा मीठा चाहिए और कुछ और रोज वगैरह चाहिए। आपके पास जितने लोगों ने दिया उसी हिसाब से थोड़ा छोटा कर लो। लेकिन जो बिल्डिंग का प्लान है, जो एज पर लॉ जिसका नक्शा पास करा लिया गया, अब उसको तो छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, वो तो एज पर लॉ वही बनेगा। तो इस मैटर में ऑल्दो एक सोशल एग्रीमेंट था, चैरिटी था, उसके बावजूद भी जैसे ये केदारनाथ वर्सेस केस आया गौरी मोहम्मद वाला, तो ये अपने आप में हमारी इस लिस्ट में जुड़ गया कि विदाउट कंसिडरेशन ये भी लीगली बाइंडिंग हो। समझ गए बात को? इसलिए ये आया है, इसलिए केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमारे खत्म। अब हमें करना था मीसा वर्सेस क्यूरी। हाँ जी 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, इतना बड़ा केस नहीं है ये। 2 मिनट अगर रुक सकता है तो ठीक है, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाओ, कोई इशू नहीं। मीसा वर्सेस क्यूरी के केस में भी यही हुआ जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, लोन लेने वाला मैटर। थोड़ा सा पुराना मैटर है, लेट 18 का मैटर है। इसमें क्या हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस हुई। मीसा और क्यूरी यहां पर एक बैंक का ऑनर है। क्यूरी जो यहां पर है एक बैंक का ऑनर है। मीसा की इन्वॉल्वमेंट हुई किस तरीके से, एक पार्टी एल थी, उसका नाम पूरा देख लेंगे क्या था। उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांसफर किया बैंक के थ्रू। कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के थ्रू, पार्टी एल है उसके थ्रू चली, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब बैंक और उसके बीच में हुए तो उसने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सोल्ड कर दिए मीसा को। एल ने किसको बेच दिए? वो मीसा। इस दौरान एल जो था इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन में पहुंच गया, बैंकरप्ट हो गया। अब उसने सोल्ड किए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीसा को, तो उसे मीसा से वापस पैसे मिल रहे थे थोड़े टाइम बाद एल को। सुन रहे ध्यान से, तक सुन ले बेटा। एल को कुछ टाइम बाद पैसा मिलना था मीसा से, और उधर से जब ये बैंकरप्ट हुआ तो बैंक के साथ इसकी कुछ लेन देन चल रही थी। किसकी? एल की। यहां पर एल का जिक्र नहीं है, एल था एक्चुअली मेन पार्टी। एल ने लिखकर दिया बैंक को एक ऑर्डर, पे ऑर्डर में, कि मेरे पास जो मीसा से पैसा आना है
वो पैसा डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, मेरा लेन देन आपके साथ जो सेटल्ड हो जाएगा। और वो फॉर्चुनेटली उसी अमाउंट की सेटलमेंट बन रही थी बैंक और एल की, जो ये मीसा और एल के बीच हुआ था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेन देन। अब क्या हुआ, नोट लिख दिया एल ने बैंक को, मीसा ने पेमेंट की, एल को चेक के थ्रू, चेक बैंक में गया, एम को पता चल गया कि भाई एल जो है बैंकरप्ट वाली सिचुएशन में, मीसा को पता चल गया कि जो एल है वो बैंकरप्ट वाली सिचुएशन में है, तो उसने क्या करा कि अगर ये बैंकरप्ट हो रहा है तो उसने स्टॉप पेमेंट कर दी। एक्चुअली वो पैसा किसके पास जाना था, बैंकर के पास, क्योंकि बैंकर का और एल का तो एग्रीमेंट हो चुका था कि ये जो पैसा आएगा आप रख लेना। और बैंकर तो जैसे ही इसने स्टॉप पेमेंट की तो चेक तो रुक गया। अब कौन कौन फंस गए, मीसा और बैंकर। ये जो बैंक का ओनर था क्यूरी को तो पैसा चाहिए था, क्यूरी को तो पैसा चाहिए था, क्यूरी को पैसा चाहिए था। इधर से मीसा ने क्या क्लेम किया कि भाई व्हाई शुड आई पे यू, व्हाई शुड आई पे यू, मेरा तो एग्रीमेंट किसके साथ था, एल के साथ। आप कौन, मैं नहीं जानता आपको। लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दी किसके फेवर में, क्यूरी के फेवर में। ये था। तो इसमें इस केस को इन्होंने इस तरह से उलझाया क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में आपस में कुछ नहीं था लेन देन, तो उसके बावजूद भी क्यूरी को उसी बिहाफ पर की जो सेटलमेंट है एल कर चुका है बैंक के साथ कि ये पैसा उसको जाना है, और आपने जो पैसा देना था एल को, वो एल के बजाय डायरेक्ट आप किसको देंगे, तो बैंक का क्लेम जस्टिफाइड है। हालांकि मैटर भी काफी दूर दूर तक चला है। ये मीसा वर्सेस क्यूरी जो है ये अपील में गए थे, तब जाकर मीसा पहले आ गया, अदरवाइज केस था ऐसे क्यूरी वर्सेस मीसा, क्योंकि पैसा तो क्यूरी को चाहिए था और मीसा ने मना किया था। लेकिन जब अपील में गए तब जाकर ये उल्टा हो गया, तो वहां उल्टी उसमें जो है बैंक के फेवर में आया है, इसलिए वो मीसा वर्सेस क्यूरी के नाम से फेमस हो गया। ठीक है जी, तो ये कंसिडरेशन भी आप एक बार से कंप्लीट कर लीजिए। एंड टुडे इज थर्सडे, सैटरडे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जहां तक है मैं एक छोटा सा टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक कंडक्ट करूंगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है जी, हाँ जी, यूनिट 1 का करेंगे, तब तक आप इसको तैयार करना शुरू कर दो। वो मैं मानकर चल ही रहा था, आपको पहले बता दिया था कि वो आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो आप उसको रेडी कर रहे हैं।